दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। दोस्तों मुगल साम्राज्य के बारे में बता दूं तो मुगल साम्राज्य दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, जिसका जन्म फरवरी 1483 में हुआ। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो एक फरगना नाम के छोटे से राज्य के राजा थे और अपने पिता के बाद मात्र 11 साल की उम्र में 1494 में बाबर गद्दी पर बैठा। दोस्तों 11 साल की उम्र में कोई गद्दी पर जब बैठ जाता है ना, तो उसके दिमाग में गद्दी को छोड़ने का कोई तरीका नहीं आता और अब गद्दी की उसकी इच्छा खत्म नहीं होती। 1507 में बाबर खुद को बादशाह घोषित किया। दोस्तों आप लोग एक बात को नोट कर लीजिए, पॉइंट शुड बी नोटेड। कौन व्यक्ति सबसे पहला बादशाह बना तो बाबर बना, और इसीलिए भारतीय इतिहास में जब हम मध्यकालीन इतिहास जो मुस्लिम शासकों का इतिहास पढ़ते हैं तो उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक सल्तनत कालीन इतिहास जो तराइन के युद्ध मतलब 1194 से लेकर सीधे 1526 तक के जितने भी राजा थे उन्हें सुल्तान कहा जाता था, और 1526 के बाद यहाँ पर मुगल बादशाह बाबर जब से शासन संभाला मतलब 1526 के बाद से सारे राजाओं को बादशाह कहा जाता है। और बादशाह का सबसे पहला उपाधि किसने धारण की थी? बाबर ने। मतलब बादशाह शब्द का संबंध ही मुगल साम्राज्य से है। तो उसके बाद 1507 में ही बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की, और उसके बाद इस दौलत खां लोधी कौन था आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं हिस्ट्री। दोस्तों अंतिम सुल्तान, भारत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी था। अगल बगल के राजा ने भी इस बात का विरोध किया, लेकिन इब्राहिम खां की मां ने बिल्कुल उसकी एक न सुनी और अपने लड़के किसको, इब्राहिम लोधी को राजा बना दी। इससे उसका चाचा बहुत ज्यादा नाराज था और उसने बाबर को न्योता दिया भारत में आने का और उसके राज्य में हस्तक्षेप करने का। तब बाबर उसके पहले, आप लोग को बता दूं, बाबर उसके पहले 5 बार भारत पर आक्रमण कर चुका था, लेकिन बाबर को रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन जब दौलत खां लोधी ने जब इनविटेशन दिया बाबर को कि अब भाई आ जाओ, अगल बगल के राजा भी सपोर्ट में हैं, क्योंकि अगल बगल के राजाओं की बात लोधी वंश की जो इब्राहिम लोधी की माँ थी और ना मानते हुए इब्राहिम लोधी को जो शासन जो सौंप दी थी, इससे सब नाराज थे। इसलिए बाबर जब हमला किया लोधी वंश पर, उस वक्त लोधी वंश का शासक था, उस वक्त अगल बगल के राजाओं ने साथ नहीं दिया और पानीपत की प्रथम लड़ाई जो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था, उसमें इब्राहिम लोधी हार गया। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, पानीपत की लड़ाई कब हुआ? 1526 को हुआ। पानीपत की लड़ाई किसके किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ, और इसमें इब्राहिम लोधी हार गया। दोस्तों पानीपत की जो प्रथम लड़ाई जो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, उससे बहुत सारी जीके निकल के बाहर आती है। सबसे पहली जानकारी क्या है कि पानीपत की जो प्रथम लड़ाई में जो इब्राहिम लोधी मारा गया, वो संभवतः पहला ऐसा सुल्तान था जो सीधे युद्ध भूमि में ही मारा गया। उसके पहले भारत के इतिहास में कोई ऐसा सुल्तान नहीं था जो सीधे युद्ध के मैदान में मारा गया, हारा भी और मारा भी गया। अब इसके साथ में एक और चीज जुड़ा है, बहुत रोमांचक चीज जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इब्राहिम लोधी का बहुत ही जिगरी दोस्त विक्रमजीत था। विक्रमजीत इस युद्ध में इब्राहिम लोधी के साथ था और इस युद्ध में विक्रमजीत भी मारा गया। विक्रमजीत का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपने कोहिनूर हीरा का नाम सुना होगा। कोहिनूर हीरा जो नादिर शाह बाहर लेकर चला गया था, वो पहले मुगलों के पास थी, और मुगलों के पास के पहले ये विक्रमजीत के पास ही पहला कोहिनूर हीरा था। सबसे पहले जानकारी में कोहिनूर हीरा विक्रमजीत के पास था, लेकिन विक्रमजीत के मारे जाने के बाद, बाबर तो नहीं लेकिन बाबर के बाद हुमायूं ने विक्रमजीत के परिवार से हासिल किया। अब ये बात समझ में नहीं आता है कि प्यार से हासिल किया या जबरदस्ती ले लिया, लेकिन दोस्तों जिसके परिवार को उसके पिता ने हत्या कर दी थी, तो प्यार से तो कम से कम वो हीरा नहीं देगा। तो दोस्तों पॉइंट को एकदम नोट करके रखिए कि कोहिनूर हीरा सबसे पहले किसके पास था? तो विक्रमजीत के पास था, और मुगलों ने सबसे पहले किससे प्राप्त की थी? विक्रमजीत से प्राप्त की थी। और वो विक्रमजीत कहाँ का राजा था? विक्रमजीत ग्वालियर का राजा था। और वो हीरा कौन से मुगल शासक ने प्राप्त की थी? बादशाह ने, वो हुमायूं ने प्राप्त की थी। तो दोस्तों पानीपत की प्रथम युद्ध से ये सब चीजें सामने आई है जो आप लोग को दिमाग में होनी चाहिए। तो इस तरीके से इब्राहिम लोधी हार गया और बाबर
उस वहाँ से नया अपना शासन शुरू किया मुगल वंश, और अब सुल्तान का नाम बदल के अब उसके बाद से जो मुस्लिम शासक थे अब उनके जो राजा हैं अब क्या कहने लग गए, बादशाह कहने लग गए। अब दोस्तों उसके बाद ही आप लोगों को बता रहा हूँ, अब बाबर की लड़ाई यही खत्म नहीं हुई। उसके बाद जो पड़ोसी राज था वहाँ के राजा राणा सांगा थे। राणा सांगा से किसी बात में खटपट शुरू हो गई, और दोस्तों ठीक 1 साल के आसपास में राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ। इस लड़ाई में राणा सांगा की हार हुई, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि राणा सांगा की जो मृत्यु हुई इस युद्ध में हुई, वैसा नहीं है। उसके 1 साल बाद 1528 में राणा सांगा की मृत्यु धोखे से जहर देने के कारण हो गई। तो दोस्तों ये बात आप लोग दिमाग में रख लीजिए कि राणा सांगा की मृत्यु खानवा के युद्ध में नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों बाबर का रास्ता आसान नहीं था। ठीक 1 साल में ही 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर को लड़ना पड़ा। ये युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजय हुआ, और इसके बाद अभी भी बाबर के रास्ते साफ नहीं हुए थे। ठीक 1 साल बाद फिर 1529 में घाघरा का युद्ध जो बाबर और अफगानों के बीच में हुआ, इसमें बाबर विजय हुआ, और उसके बाद बाबर पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में अपना कब्जा जमा चुका था। और दोस्तों ठीक अगले साल 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि बाबर जो इतनी लड़ाई लड़ा, अगर बाबर कोई बीमार होता तो इतनी लड़ाइयाँ एक साथ नहीं लड़ पाता। बाबर बहुत हट्टा कट्टा और तगड़ा था, और कहा जाता है कि बाबर दीवार पर किसी व्यक्ति को कंधे में दबा कर दौड़ा करता था। तो और इतनी लड़ाइयाँ लड़ा, इतने जोशो खरोश के साथ, कोई बीमार व्यक्ति का तो काम नहीं था। तो बाबर की मृत्यु कैसे हो गई इतनी जल्दी, केवल 47 साल के अवस्था में? दोस्तों ये कहा जाता है कि जो बाबर था वो थोड़ा सा घुलना मिलना लोगों में पसंद करता था, और बाबर शत्रुओं के परिवार से बैर नहीं निकालता था। तो जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी, जो मैंने आपको बताया, वो पानीपत की पहली लड़ाई जो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, तो इब्राहिम लोदी की जो माँ थी उसको बाबर ने छोड़ दिया था, और उसे बिल्कुल उससे कोई बैर नहीं रखता था, और अपनापन बढ़ते गया। और कहा जाता है कि उसकी माँ ने ही धोखे से जहर देकर बाबर को मार दिया था। इस बात का जिक्र गुलबदन बेगम द्वारा किया गया था, जो बाबर की बेटी थी। दोस्तों बाबर की मृत्यु के बाद उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन उसकी इच्छा के अनुसार उसे बाद में काबुल में उसका अंतिम संस्कार किया गया, उसे दफनाया गया। बाबर के बाद हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी में बैठा और अपने पिता की इच्छा अनुसार अपने राज्यों को 4 भाइयों में बांट दिया, और जिसमें कामरान को अफगानिस्तान का क्षेत्र मिला। दोस्तों हुमायूं के रास्ते आसान नहीं थे, उसके रास्ते में कांटे भरे थे, क्योंकि घाघरा के युद्ध में बाबर अफगानों को हराया था, और अफगान का एक बहुत ही धुरंधर राजा, जिसका नाम जो बाद शुरू में उसका नाम फरीद खां था, जो बाद में शेर शाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो तलवार के एक वार से इस शेर को मार दिया था। वो दिल ही दिल में बाबर के प्रति खुन्नस पाला हुआ था, और बाबर की मृत्यु के बाद इसका फायदा उठाकर हुमायूं पर उसने हमला किया, और 1539 1539 पॉइंट शुड बी नोटेड, चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं हार गया। उसके बाद बिलग्राम का युद्ध, या जिसे कन्नौज की लड़ाई भी कहते हैं, उसमें दोबारा 1540 में हुआ। इसमें दोबारा हुमायूं हार गया, और अब उसे अपने जगह को छोड़ना पड़ा, और हुमायूं भागना शुरू किया। हुमायूं पंजाब के उत्तरी भाग तक भागा, और शेर शाह सूरी उसका पीछा वहाँ तक नहीं छोड़ा। उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर शेर शाह सूरी स्थापित हो गया। और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि शेर शाह सूरी जिस टाइम स्थापित हुआ था, बहुत बड़ा राजा था, बहुत योग्य राजा था, और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत दुरुस्त थी। दोस्तों समझ लो कि यहाँ मुगल वंश खत्म हो चुका था, लेकिन कहा जाता है कि जिसको उठना रहता है 50 तरीके से उठ जाते हैं। दोस्तों कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में एक आग्नेय अस्त्र होता है, जिसको टेस्टिंग चल रहा था, वो गलती से शेर शाह सूरी की ओर ही चल गया, जिसमें शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है 1545 में। जब ये खबर हुमायूं को मिलती है, तो हुमायूं जो एक निर्वासित जीवन जी रहा था, जो छिपे छिपे फिर रहा था, उसको जब बात पता चला, तब वो बाहर आया और अपने सहयोगी की मदद से 1555 में सिंहासन पर बैठा। दोस्तों अब सोचिए, शेर शाह सूरी अगर व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, दुर्घटना नहीं होती, तो वो मुगल वंश का इतिहास भी नहीं पढ़ते, हुमायूं को शायद ही जानते, और अकबर को तो कोई जानता भी नहीं। सूरी ने शासन संभाला, और ठीक 1 साल बाद पुस्तक काले की सीढ़ियाँ से निकलते हुए शेर शाह सूरी का हुमायूं का पैर फिसल गया, और हुमायूं
गिर गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों समय का अलग अलग खेल है। दोस्तों हुमायूं के बारे में एक बात और बता दूं, हुमायूं ज्योतिष में पूरा विश्वास रखता था। हुमायूं संभवतः ऐसा मुस्लिम शासक था, शायद इकलौता ही ऐसा मुस्लिम शासक था जो अपने दरबार में 7 अलग अलग दिन 7 रंगों के कपड़े पहनने की बातें करता था और पहनने का आदेश दे रखा था। तो दोस्तों मुगल वंश का इतिहास, अब हुमायूं के बाद अकबर का शासन शुरू होता है। लेकिन दोस्तों ये अभी वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है, इसलिए जस्ट इसके अगले वीडियो में ही अकबर से अगला मुगल वंश का इतिहास चालू होगा और आप लोग कॉपी पेन लेकर रखिएगा। मैं अभी जितनी बातें बता रहा हूँ इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसमें इस वीडियो को देखना, उसमें जाइए और आराम से अगले वीडियो को देखिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्र से प्रेरित नए विचारों के साथ।